गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आई थी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मीनिंग किसी कंडक्टर में से चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होता है उसी रेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट इज़ ऑलवेज ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, करंट इज़ ऑलवेज ट्रेवल इन क्लोज सर्किट पाथ, और थर्ड थी करंट इज़ ऑलवेज सेलेक्ट अ शॉर्टेस्ट पाथ। ये तीन प्रॉपर्टी आई थी। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। नेक्स्ट हेडिंग है पोटेंशियल और वोल्टेज। समझो पोटेंशियल और वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मीनिंग किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है उसी अमाउंट ऑफ वर्क को ही यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज कर लो कि सपोज ये एक हमारा चार्ज है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q0 से। हम इस Q0 चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं और हमने इसको लाके किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर रख दिया। तो क्या बोला गया है कि इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तक लाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा है उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही बोला गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। तो अगर इसकी डेफिनेशन मुझे लिखनी हो तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि इट इज़ defined as the amount of work done to bring a unit positive test charge from infinite to a fixed point is called electric potential. Full stop. It is denoted by कैपिटल V। इसको हम लोग किससे इंडिकेट कराते हैं? कैपिटल V से। एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज वोल्ट। हम पोटेंशियल को कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? पोटेंशियल को जिस यूनिट में मेजर्ड किया जाता है वो यूनिट होती है वोल्ट। तो डेफिनेशन क्या है कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको हम लोग किससे इंडिकेट कराते हैं? कैपिटल V से। और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वोल्ट। कहने का मीनिंग हम इसको किस में मेजर करते हैं? इसको हमेशा मेजर्ड किया जाता है वोल्ट में। अब समझो यहाँ पर अगर मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना हो तो यहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला? पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल को हम V से इंडिकेट कराते हैं, वर्क को W से,
और चार्ज को Q से, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा V = W/Q। अब देखो अगर मैं फॉर्मूले से देखूं तो फॉर्मूले से इसकी एक और यूनिट ऑफ मेज़रमेंट निकल के आती है। वर्क की यूनिट ऑफ मेज़रमेंट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलाम। तो हम यहाँ पर 1 जूल वर्क कूलाम, 1 कूलाम को ही बोलते हैं 1 वोल्ट। क्या होता है 1 जूल पर 1 कूलाम = 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक। वो टॉपिक है ओम्स लॉ। समझो कि आखिर ये ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक। उसके पहले समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझो, अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, इतनी जाहिर सी बात है इसकी डेफिनेशन से या फिर इसकी हेडिंग से हमें पता चल रहा होगा किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब कि मैं अगर सपोज कर लूँ, सपोज ये वायर है, यहाँ पर पोटेंशियल V1 है और यहाँ पर पोटेंशियल V2 है। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे फाइंड करना हो तो ये सीधे आ जाएगा V1 - V2। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। समझ में आ गया। जैसे ये वायर है, इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल A दिया हुआ है, इस पॉइंट V1 दिया हुआ है और B पॉइंट का पोटेंशियल हमें V2 दिया हुआ है। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा V1 - V2। इतना समझ में आ गया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। समझो कि आखिर ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। हेडिंग है ओम्स लॉ। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, ठीक। समझो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बोलता है इफ़ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या बोला गया है, इफ़ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो फिजिकल कंडीशन क्या क्या हो गई, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ मेटल, ठीक। कि वायर कौन सी मेटल से बना हुआ है। क्या है फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ मेटल। तो क्या बोला गया है, इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अब देखो आप यहाँ पर एक टर्म पढ़ा है प्रोपोर्शनल, एक वर्ड आया है यहाँ पर प्रोपोर्शनल। समझो आखिर इस प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है। प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है एक तरीके से डिपेंड करना। क्या करना कि अगर सपोज कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वैल्यू किसी अदर वैल्यू पर डिपेंड कर रही है तो साइंस की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आपकी बात करें, अभी आप कोई जॉब तो कर नहीं रहे हो, तो आपकी जो डेली प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब आप किस पर डिपेंड कर रहे हो, आप बेसिकली डिपेंड कर रहे हो आपके पेरेंट्स पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो आपके पेरेंट्स के, ठीक। और प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि इफ़ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड, कि अगर फिजिकल कंडीशन अनचेंज्ड हो तो उस केस में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। कहने का मीनिंग, किसी भी अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो तो कंडक्टर में किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट
I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखूँ तो स्टेटमेंट आ जाएगा इसका, इफ फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी होगी, टेम्परेचर, ठीक, प्रेशर, और थर्ड नेचर ऑफ मेटल, ये तीन होती हैं फिजिकल कंडीशन। तो क्या बोला गया है, इफ फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर, मेटल remains unchanged, then the potential difference between 2 points in conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor। क्या बोला गया है कि अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, फिजिकल कंडीशन में कोई भी बदलाव ना आए, तो उस केस में उस कंडक्टर के अक्रॉस किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा। अब देखो मैंने मान लिया कि सपोज ये एक वायर है, मैंने यहाँ पर ले लिए एक पॉइंट A और ये पॉइंट B, ठीक, इसमें करंट फ्लो हो रही है I और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो हमें क्या बोला गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू द I। V किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि जब भी इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन लगाया जाता है, कभी भी आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओ और इसकी प्लेस पर एक इक्वल टू का साइन लगाओ, तो हमेशा यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। अब ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि हर फॉर्मूले में अलग अलग केसेस में ये कांस्टेंट सेम रहे। ये कांस्टेंट अलग अलग फार्मूलों में, डिफरेंट फार्मूलाज में इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? और ये जो कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट को ना तो हमने प्रोवाइड किया है, ना बुक वाले ने प्रोवाइड किया है। इस कांस्टेंट को, जो यहाँ कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को उस साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया है जिसने इस डेरिवेशन को प्रूफ दिया हुआ है। समझ गए? तो यहाँ से अब आ जाएगा V इक्वल टू आर आई। यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या होगा, R होगा। तो V इक्वल टू, हम इसको सही से लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर। और हम यहाँ पर लिखेंगे कि R यहाँ पर क्या है, वेयर R इज ए कांस्टेंट, R एक कांस्टेंट है, ठीक, और जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, that is known as resistance। इसको हम किससे क्या नाम बोलते हैं, इसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या बोला गया है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके यहाँ इक्वल टू के साइन को अप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर जो कांस्टेंट R आ रहा है, इस कांस्टेंट को ना तो हमने प्रोवाइड किया है, ना बुक वाले ने प्रोवाइड किया है। इस कांस्टेंट को उस साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया है जिसने इस डेरिवेशन का प्रूफ दिया हुआ है, जिसने इस फॉर्मूले का प्रूफ दिया हुआ है, ठीक।
कि यहाँ पर आर क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजिस्टेंस। हम आखिर पढ़ ही लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आखिर क्या होता है। ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करो कि सपोज़ आप एक बाइक से किसी रोड पर चल रहे हो, ठीक है, और अगर बाई चांस उस रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हमारी स्पीड में एक रुकावट लग गई और यही रुकावट ही कहलाती है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कंडक्टर अपने से पास होने वाली करंट का अपोज करता है। पहले तो कंडक्टर क्या करता है, पहले कंडक्टर खुद बोलता है कि करंट मेरे से पास हो, क्योंकि करंट किस में फ्लो होती है, कंडक्टर में ही करंट फ्लो होती है। तो पहले तो कंडक्टर अपने से करंट को फ्लो कराता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या करता है, खुद से ये प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है जो उस करंट के फ्लो का अपोज करे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी होती है जो कि उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट का अपोज करती है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हाँ इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन होगी रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वह अपने में फ्लो होने वाली करंट का अपोज करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी of conductor, is the property of conductor due to which it oppose the flow of current in the conductor। क्या है, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिसकी वजह से वो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट का अपोज करती है। इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ओम। इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, ओम। और ओम का साइन ये होता है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, ओम। तो क्या बोला गया है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से, और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, ओम। कहने का मीनिंग हम रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं। इतना तो अभी समझ में आ गया। लेकिन इस रेजिस्टेंस के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। अब रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो का अपोज कर रहा है, मतलब करंट को कंडक्टर में फ्लो होने से रोक रहा है। इसको समझने की कोशिश करना कि करंट क्या, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है कि जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक रोड पर एक बाइक वाला जा रहा है, वो बाइक चलाते हुए जा रहा है। आपने क्या किया कि आप उस बाइक वाले को पकड़ के खींच रहे हो ताकि वो रुक जाए, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो।
क्या कर रहे हो, आप उसको पकड़े हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, उसको खींच के रोकने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप उस बाइक वाले का अपोज कर रहे हो। अच्छा, हमें नहीं पता कि बाइक रुक जाएगी या नहीं रुकेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि बाइक को रोकते रोकते आपको पसीना आ जाएगा। जाहिर सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब आप बाइक को रोकने की कोशिश करोगे, बाइक का अपोज करोगे, तो बाइक रुके या ना रुके, लेकिन इतना कन्फर्म है कि उस बाइक को रोकते रोकते आपको पसीना आ जाएगा। अच्छा, पसीना क्यों आया? क्योंकि भाई हम या आप उस बाइक को रोक रहे हो, तो आपने क्या किया, उसको रोकने में वर्क किया, उसको रोकने में आपने एक काम किया, और आपने जो काम किया है उसको रोकने में, वही वर्क हमारी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्या किया आपने? उस बाइक को रोकने में जितना वर्क किया है, वही वर्क हमारी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जिससे हमें पसीना आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस भी तो करंट का अपोज कर रहा है, करंट को रोक रहा है। जैसे आप बाइक को रोक रहे हो, वैसे ही रेजिस्टेंस भी तो क्या कर रहा है, करंट का अपोज करेगा। तो मतलब रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ वर्क करेगा, और उसका वर्क भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्यों समझा रहा हूँ, उसका कारण है कि जब किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, तो हमेशा वो सराउंडिंग में, आसपास के वातावरण में, सराउंडिंग में हीट एनर्जी को बाहर निकालता है। यही रीज़न है कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी या लाइट से चलने वाले जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी डिवाइस हैं जो हमारे घरों में लाइट से चलते हैं, जब उनमें सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो कुछ टाइम के बाद वो गर्म हो जाते हैं। आप कोई सा भी डिवाइस ले लो, XYZ, अगर वो लाइट से चल रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जा रही है, तो हमेशा कुछ टाइम के बाद वो गर्म हो जाएंगे। गर्म का कारण क्या है? उनका हीटेड होने का कारण क्या है? क्योंकि वो बना किससे है? कंडक्टर से। और कंडक्टर में क्या है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट का अपोज करेगा, जिस वजह से वो सराउंडिंग में हीट को बाहर निकालेगा। चाहे आप मोबाइल को ले लो, अगर आप मोबाइल को थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पर लगा दो, तो हमारा मोबाइल गर्म हो जाता है, हमारा चार्जर भी गर्म हो जाता है। अगर हम टीवी को चला रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद अगर हम चेक करें तो हमारी टीवी भी गर्म हो जाती है। इवन अगर आप कूलर को चला रहे हो, तो अगर कूलर की मोटर को टच करो, मैं कूलर से आने वाली हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कूलर के अंदर मोटर लगी है, अगर आप उस मोटर को टच करो तो वो भी गर्म हो जाएगी। इवन जो फ़ैन लगे हुए हैं, अगर फ़ैन चल रहा है तो उसको भी टच करो तो वो भी क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। वो सिर्फ इस वजह से गर्म हो रहे हैं कि वो सब किससे बने हुए हैं? कंडक्टर से। तो जब उनमें करंट की सप्लाई जाती है, तो कंडक्टर करंट फ्लो का अपोज करता है, ठीक, या फिर रेजिस्टेंस करंट फ्लो का अपोज करता है। और जब वो रेजिस्टेंस करंट फ्लो का अपोज करता है, तो सराउंडिंग में हीट को रेडिएट करता है। क्या करता है वो? सराउंडिंग में हीट को रेडिएट करता है। इसी को हम बोलते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस में एक हीटिंग इफेक्ट होता है। रेजिस्टेंस में क्या है? एक हीटिंग इफेक्ट है कि अगर रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर में, तो वो कंडक्टर कुछ टाइम के बाद जब उसमें करंट फ्लो होगी तो अपने आप गर्म हो जाएगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस आखिर कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चलिए हम देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। इसी को हम और करके बोल सकते हैं कि क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग
रजिस्टेंस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर रजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक, ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, बस हेडिंग अलग अलग है लेकिन दोनों का जो मीनिंग है, मीनिंग एक ही है। ठीक, तो देखो आखिर में जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स पर? 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है जिस पर ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर कहने का मीनिंग कि जो कंडक्टर है, ठीक, वो किस मेटल से बना हुआ है। ठीक, दूसरा है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर किस पर ये डिपेंड करता है? नेचर पर डिपेंड करता है कंडक्टर की, कौन से मेटल से बना हुआ है कंडक्टर। दूसरा, उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तीसरा, रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किस पर डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। और चौथा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ कंडक्टर, सेकेंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, थर्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्थ टेम्परेचर। कल अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये किस तरीके से इन सब पर डिपेंड करता है। ठीक, तो आज जितना पढ़ाया है, कल भी जितना पढ़ाया था लास्ट वाले लेक्चर में, ठीक, वो पूरा आप याद करके रखो। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि कंडक्टर कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। थैंक यू।